अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 101 से। टॉपिक नंबर 101 से लेके 107 तक के जो कंसेप्ट्स हैं इन्हें आपने स्किप कर देना है, क्योंकि इसमें जस्ट रिफैक्टोरिंग के एग्जांपल्स दोबारा से रिपीट की गई हैं और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही पेपर में आएंगी, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। और रिफैक्टोरिंग के बारे में मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, जो भी कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें आपने स्किप नहीं करना। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो वो लेक्चर्स लाजमी लें, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली तौर पे अच्छे तरीके से कंफर्म हो सकें, क्लियर हो सकें। तो इसमें क्या है कि टॉपिक नंबर 108 को हम देखेंगे। इसमें हमने बात करनी है मैनेजिंग रिफैक्टोरिंग के बारे में। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैनेजिंग रिफैक्टोरिंग बेसिकली होता क्या है। तो रिफैक्टोरिंग को बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि एक प्लान के साथ सेफ और कंट्रोल्ड वे में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है कि हमने रिफैक्टोरिंग को कब, कहाँ पे और कैसे रिफैक्टर करना है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ कोड में रिफैक्टर करनी है तो वो कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे और कैसे रिफैक्टर करेंगे। ठीक है, और इस बात को इंश्योर करना है कि जब हम रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि रिफैक्टोरिंग को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कोड की, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगा, जब हम रिफैक्टोरिंग को एक प्लानिंग के साथ सेफ वे में और कंट्रोल्ड वे में अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो भी क्लीन हो जाएगा, इजी टू मेंटेन हो जाएगा और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी ब्रेक नहीं होंगे, वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से जो रिफैक्टोरिंग है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम रैंडमली तौर पे रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कोड के, वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है ना। तो लेकिन अगर आप वही रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस हम प्लानिंग के साथ करें, सेफ और कंट्रोल्ड वे में करेंगे, तो ये हमारे लिए बेटर हो सकता है, हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाई मैनेजिंग रिफैक्टोरिंग मैटर्स, यानी कि मैनेजिंग रिफैक्टोरिंग जो है वो क्यों मैटर करती है। तो इससे क्या होता है कि प्रिवेंट्स साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि कोई चीज़ सही करते हुए दूसरी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती, इसलिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ये हमारा यानी कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रन होने के लिए, वो हमारा टाइम भी बचा देते हैं। यानी कि कुछ कोड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो रन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने प्लानिंग की होगी तो हमारा वो टाइम बच जाएगा। फिर थर्ड वन आपके पास है अलायंस विद बिजनेस गोल, यानी कि रिफैक्टोरिंग बिजनेस और सॉफ्टवेयर गोल्स के साथ भी मैच करती है और ये कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करती है। यानी कि आप अगर लगातार इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो तब भी आपको ये सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी। फिर फर्दर आपके पास टॉपिक नंबर 109 है। इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विद रिफैक्टोरिंग। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। मे बी ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिफैक्टोरिंग के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिफैक्टोरिंग का जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है कि कोड को बेटर बनाना। ठीक है, बिना उसके बिहेवियर को चेंज किए। आपने उसका बिहेवियर चेंज नहीं करना, आपने उसकी फंक्शनैलिटीज चेंज नहीं करनी, उसके फीचर्स चेंज नहीं करने। जस्ट आपने कोड को इम्प्रूव करना है कि जो कोड है वो बेटर हो सके, इजी टू मेंटेन, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू टेस्ट हो सके, यानी कि हम उसे टेस्ट कर सके, उसे रीयूजेबल बना सके। ठीक है, ये आपके पास मकसद होता है रिफैक्टोरिंग का, कि आप रिफैक्टोरिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन यही काम अगर प्लानिंग के बगैर किए जाएंगे तो क्या होगा कि जो कोड है वो ब्रेक हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, फंक्शनैलिटीज़ लॉस हो जाएंगी, और जो बग्स वगैरह हैं, एरर्स हैं, वो भी इंट्रोड्यूस होंगे और डेवलपर्स को भी समझ नहीं आएगी, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम रिफैक्टर किसी भी प्लानिंग के बगैर करेंगे तो। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि रिफैक्टोरिंग के साथ कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे मैंने 5 ही लिस्ट आउट की हैं, तो आप सिर्फ 5 ही प्रिपेयर कर लें, ये इनफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास होता है लैक ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर टेस्ट नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ मतलब कि ब्रेक तो नहीं कर दिया, आपने कुछ ख़राब तो नहीं कर दिया, इसलिए जो टेस्टिंग है वो ज़रूरी है। टेस्टिंग के बगैर आप रिफैक्टोरिंग नहीं कर सकते। उसके बाद है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि आपको कोड में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में चाहिए, आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तब तक आप रिफैक्टोरिंग का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते।
ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास है टाइट डेडलाइंस। ठीक है, टाइम का प्रेशर भी होता है। तो जब डेडलाइंस सर पे होना तो रिफैक्टोरिंग सिर्फ टाइम वेस्ट लगेगा, यानी कि आपको पता ही नहीं है, एक तरफ से आपके के ऊपर प्रेशर है कि टाइम कम है और दूसरी तरफ से आप रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस छेड़ के बैठे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ रिफैक्टर करनी है और क्या चीज़ आपने कर ली है। फिर फोर्थ नंबर पे आपके पास है मिक्सिंग रिफैक्टोरिंग एंड फीचर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि रिफैक्टर और नए फीचर्स को मिक्स मत करें, यानी कि जब आप रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो उसी के दौरान आप नए फीचर्स को ऐड मत करें। ठीक है, या तो पहले नए फीचर्स को ऐड कर लें फिर रिफैक्टोरिंग कर लें, या पहले रिफैक्टोरिंग कर रहे हैं और बाद में फीचर्स को ऐड कर लें। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपके पास होता है कि आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम टीम और मैनेजमेंट, कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके बॉस या फिर टीम कह सकती है कि छोड़ो यार, और हमने नहीं करनी रिफैक्टोरिंग, मतलब कि हमारा जो कोड है बिल्कुल सही तो चल रहा है, हमें रिफैक्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि उन्हें बताया जाता है कि अगर हम रिफैक्टर करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि स्लोली बिल्ड ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें बताएँ कि अगर हम रिफैक्टोरिंग का प्रोसेस करेंगे अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में, तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिफैक्टोरिंग के साथ, तो इन्हें आपने देख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 110 है। इसमें हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है वो ये है कि एमवीसी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ से ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एमवीसी का मतलब क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? उनमें है मॉडल है, व्यू है और कंट्रोलर। मॉडल का मतलब क्या होता है कि डिज़ाइन, यानी कि बिज़नेस का लॉजिक, और व्यू का मतलब होता है कि वो चीज़, वो इंटरफ़ेस जो हमें शो हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र इंटरफ़ेस। और कंट्रोलर का काम क्या होता है कि मॉडल और व्यू दोनों की एक्टिविटीज़ को अपडेट करना और इन्हें हैंडल करना, जो काम है वो कंट्रोलर का होता है। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट आपके पास ये है कि व्हाट आर इंटरएक्टिव एप्लीकेशंस, यानी कि इंटरएक्टिव एप्लीकेशंस बेसिकली हैं क्या? तो ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जिधर यूज़र जो है वो कंटिन्यूसली तौर पे आके इंटरैक्ट करता है, यानी कि बार-बार अगर वो इंटरैक्ट कर रहा है, तो वो जो एप्लीकेशंस है वो इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस कहलाती हैं, यानी कि कंटिन्यूसली तौर पे इंटरैक्ट करना, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि रियल टाइम फीडबैक एक्सपेक्ट होती है, यानी कि जो यूज़र्स हैं वो रियल टाइम फीडबैक दें। और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या होता है कि जो इसमें आपके पास रिस्पॉन्स मिलना है, यानी कि यूज़र जब जाता है किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वो एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली तौर पे रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी कि फ़ौरन से आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स आपको स्मूथली मिल रहा है। तो दैट्स मीन कि वो जो एप्लीकेशंस हैं वो इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं? एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपको एग्जांपल्स दी गई होंगी और पूछेंगे कि बताएं इनमें से कौन सी इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हैं और कौन सी नहीं है। तो इसलिए एग्जांपल्स आपने यहाँ पे देख लेनी है। फर्दर आपके पास टॉपिक नंबर 111, इसमें बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट्स जैसे कि आपको पता है कि क्या होती हैं, ठीक है। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाना होता है, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना होता है। तो रिक्वायरमेंट्स का फेज़ जो है ना, ये हमें बताता है कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा, यानी कि व्हाट द एप्लीकेशन विल डू। एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है, ठीक है। यूज़र किस तरह से इंटरैक्ट करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा, उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। यानी कि हमने एमवीसी को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने कंसर्न्स को सेपरेट करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 112 है। इसमें हम बात करेंगे मोनोलिथिक कंसोल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। यानी कि इस स्टेप का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि हम पहले देखेंगे कि एप्लीकेशन का लॉजिक क्या है, यानी कि अगर सिर्फ एक ही क्लास है, एक ही फाइल है, तो हमने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स हैं, तो तब हमने उसे किस तरह मैनेज करना है। तो इस वर्जन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिंगल क्लास होती है, यानी कि एक ही इनपुट होती है, एक ही लॉजिक हो सकता है और एक ही किस्म का डेटा हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने क्या बोला है कि जो चीज़ें हमने हैंडल करनी है वो एक सिंगल क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी नो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, यानी कि कंसर्न्स की कोई भी सेपरेशन नहीं होगी, तमाम जो कंसर्न्स हैं वो एक साथ ही होंगे। तो ये वर्क करता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि इसे स्केल करना, इसे मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोनोलिथिक वर्जन में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें यूज़र की इनपुट आउटपुट हो सकती है, बिज़नेस का लॉजिक होता है, डेटा को स्टोर करना यानी कि मेमोरी में, और यूज़र और एडमिन के एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो मोनोलिथिक वर्जन में इंक्लूड होती हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी।
फिर नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 113 है, इसमें हम बात करेंगे इसके यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली आपके पास वही चीज़ें हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, डेटा को मैनेज करना यानी कि डेटा मैनेजमेंट होता है। ये डिज़ाइन भी प्रॉपर्ली तौर पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इशू ये है कि जब यूज़र इंटरफेस और लॉजिक जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा-सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 114 से लेके 118 तक के कंसेप्ट्स हैं। इसमें हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस, यानी कि मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस के ड्रॉबैक्स कौन-कौन से हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है। तो मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस वो होते हैं जहाँ पे यूज़र इंटरफेस होता है, बिज़नेस का लॉजिक होता है और डेटा होता है, यानी कि सब कुछ एक ही क्लास, एक ही फाइल में लिखा होता है, बिना किसी भी प्रॉपर सेपरेशन के। तो ये डिज़ाइन मोस्टली कंसोल ऐप्स या स्मॉल प्रोजेक्ट्स में होती हैं, लेकिन बिफोर यूजिंग एमवीसी, यानी कि जब हमने एमवीसी को यूज़ करना है तो उससे पहले हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होती। सब कुछ जो है वो एक ही क्लास में मिक्सअप किया गया होता है, ठीक है। इसलिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और यानी कि हमारे पास जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो बहुत सारे हैं। आप इनमें से कोई 5-6 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसके जितने भी डिसएडवांटेज हैं उन्हें एक बार आपने लास्ट में ही देख लेना है, ताकि अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वाई यू शुड अवॉइड मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस, यानी कि हमें मोनोलिथिक यूज़र इंटरफेस से क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसे स्लो बना देता है, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और टीम वर्क जो है वो मुश्किल हो जाता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर वगैरह को अप्लाई करना इम्पॉसिबल बना देता है, टेस्टिंग वगैरह जो है वो भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 119 है, इसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी और आपके क्वेश्चंस के लिए भी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब है सिस्टम को हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि सिस्टम का हाई लेवल स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहलाता है। यानी कि कंपोनेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे सिस्टम बिजनेस और टेक्निकल गोल्स को अचीव करता है, इन चीज़ों को देखना, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर, फिर डिज़ाइन डिसीजंस वगैरह, यानी कि किस तरह से परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी और मेंटेनेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए और सिस्टम के एवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइंस किस तरह से होने चाहिए, और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, यानी कि कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए किस तरह से हमने कंसर्न्स को सेपरेट करना है। ये 4 चीज़ें इसमें ऐड हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेन एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उसमें आपके पास होता है कंपोनेंट्स, यानी कि इसके फंक्शनल पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद कनेक्टर्स, यानी कि जो इन कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्शन करवाएगा, कम्युनिकेशन करवाएगा, वो कनेक्टर कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स दोनों को हैंडल करती है, इनके दरमियान इंटरेक्शन बनवाती है, कम्युनिकेशन करवाती है, वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे सिस्टम के लिए, हमें बताता है स्टेप बाय स्टेप कि हमने अब क्या काम करना है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या काम होगा। और ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को इनेबल कर देता है कि हम प्लानिंग के साथ करें जो भी करना है। और ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी इंश्योर करवाता है, यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स जो हमें नहीं सामने हो हमारे होती हैं, हमें नहीं पता होती, उन्हें भी इंश्योर करवा देता है, लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये टीम कोलैबोरेशन, स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर चेंजेस वगैरह को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, यानी कि उन पे भी इम्पैक्ट डालता है कि वो इम्प्रूव हो जाएँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 120 है, इसमें हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कौन-कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ ना कि फ़ोल्डर है आपके पास, उस फ़ोल्डर में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोल्डर्स और भी बनाए हैं, फाइल्स बनाई हैं। अब ये जो रूट फ़ोल्डर है वो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपको बता रहा है कि इसमें कैसे कौन-कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो सेम आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन में होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने सिस्टम को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, चाहे वो कोड का स्ट्रक्चर है, चाहे वो कुछ कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर है, चाहे वो रन टाइम बिहेवियर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में वो हमें यही बताता है कि हमने कोई चीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेन कैटेगरीज़ जो हैं जो स्ट्रक्चर्स की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे पहले है मॉड्यूल स्ट्रक्चर, जिसे आप स्टैटिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो चीज़ है
हमारा जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि वो लेयर्स की फॉर्म में है या फिर वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में है। और इसके बाद है कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स, ठीक है। इसे आप डायनामिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बोल सकते हैं, यानी कि डायनामिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं क्लाइंट सर्वर वगैरह, ईमेल, यानी कि एग्जांपल्स जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। वो आपको एग्जांपल्स देंगे और पूछेंगे बताएंगे किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एलोकेशन स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को मैप करते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि हमें बताते हैं कि जो सिस्टम है वो किस हार्डवेयर पे है, यानी कि नेटवर्क या क्लाउड इन्वायरमेंट पे डिप्लॉयड है कि नहीं है। तो इस तरह से इन्हें जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 121 है, इस पे हम बात करेंगे स्टैटिक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का वो स्ट्रक्चर जो कोड के लेवल पर होता है, यानी कि सिस्टम किस तरह से अरेंज किया जाता है जब वो रन नहीं हो रहा, यानी कि एक ऐसा कोड है जो रन नहीं हो रहा लेकिन हम उसे देख रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो कहलाता है स्टैटिक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, यानी कि किसी कोड को रन किए बगैर उसका स्ट्रक्चर देखना, ये कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फोकस करता है स्टैटिक एस्पेक्ट्स को, ठीक है, और ये शो करता है कि जो सोर्स कोड के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं। और इसमें रन टाइम का बिहेवियर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमने रन किए बगैर देखना होता है ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें जो रन टाइम बिहेवियर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और ये इसकी कोड की मॉड्यूलरिटी, उसकी एब्स्ट्रैक्शन और उसकी एनकैप्सुलेशन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हमने मॉडल करना है स्टैटिक स्ट्रक्चर को तो कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। उसमें यूएमएल क्लास डायग्राम होती है, पैकेज डायग्राम्स होते हैं, डिपेंडेंसी ग्राफ्स हो सकते हैं और कुछ एक्सप्लोरर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे कब, जब हमने कोई भी स्टैटिक स्ट्रक्चर को मॉडल करना है, डिज़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 122 में बात की गई है कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में और एलोकेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सबसे पहले वो ये है कि जो कंपोनेंट एंड कनेक्टर्स हैं उन्हें हम सी एंड सी भी बोलते हैं और हम इस तरह से भी इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एलोकेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास डायनामिकली एस्पेक्ट रखते हैं, यानी कि अगर बात करें कि डायनामिक स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से हैं, तो उनमें हमारे पास कंपोनेंट एंड कनेक्टेड स्ट्रक्चर और एलोकेशन स्ट्रक्चर्स शामिल हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे इनकी डेफिनेशन बताई गई है। जो आपके पास कंपोनेंट एंड कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ये रन टाइम स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी कि जब सिस्टम चल रहा होता है तो उस वक़्त कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की कि जो स्टैटिक होते हैं ना, वो रन टाइम को शो नहीं करते, लेकिन जो कंपोनेंट्स एंड कनेक्टेड होते हैं ना, ये रन टाइम को शो करते हैं। कि जब कोई कोड, जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तो ये देखना है कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, तो एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। फिर नेक्स्ट आपके पास है एलोकेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स किस फिजिकली रिसोर्स के साथ असाइंड है, यानी कि इसमें बेसिकली बात की जाती है हार्डवेयर की, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं वो किन डिवाइसेस के थ्रू आपस में लिंक्ड हैं, आपस में असाइंड हैं। क्योंकि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो फिजिकली तौर पे सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से आपस में असाइंड हैं, ये देखना एलोकेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। फर्दर यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये आपने देख लेना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बताती हैं कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना वैल्यूएबल है, कितना रियल वर्ल्ड है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाता है क्वालिटी एट्रीब्यूट। फर्दर हमारे पास कुछ कॉमन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, इन्हें आपने देख लेना है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछेंगे ये चीज़ें। और अगर शॉर्ट में आती हैं तो तब भी आपने ये बताना है कि कौन-कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में ऐड नहीं होती, क्योंकि हमने अभी ये देखा कि कौन-कौन से कॉमन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल वगैरह जो हमने यूज़ किए हैं वो नहीं होते इसमें। और इसका जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है, यानी कि उसके कलर्स कौन से हैं, फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस कौन सी हैं,
और इसकी जो डेवलपमेंट टास्क वगैरह हैं, यानी कि हमने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म किए हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है, क्योंकि हमने 125 तक ही टॉपिक्स को कवर करना है इस वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे आर्किटेक्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आर्किटेक्चर हमने पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, कि ये हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह का नज़र आ रहा है, उसे किस तरह से हमने एक्सप्रेस करना है, किस तरह से विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये कहलाता है रिप्रेजेंट करना। और हमारे पास ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये कंसेप्चुअल हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इन रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं और मॉडल्स को यूज़ करते हैं। और आर्किटेक्चर ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह से सिस्टम्स और फंक्शंस आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है कि किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आर्किटेक्चर में, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आर्किटेक्चर इंटरनल डिज़ाइन बताता है, यानी कि डिसीजंस बताता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिसीजन हुए हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक्सटर्नल आर्टिफैक्ट्स को बताता है, यानी कि आर्किटेक्चर का काम होता है इंटरनली चलना, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ज़ाहिर कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो ये इनके दरमियान ये डिफरेंस जो है, ये आपने टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये आपने देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।